हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवधरी क्लास पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज जो 10 दिन चलेगा। यह सीरीज 10 दिन चलेगा। 10 वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो 10 वीडियो 5 दिन में अपलोड हो जाए, डेली शाम 5 बजे या 6 बजे, शाम को 6 बजे और सुबह 8 बजे अपलोड हो जाए। जैसा आप कमेंट कर देंगे वैसा वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसको अगर आप तैयार कर लिए, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, खासकर जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या कुछ तैयार नहीं है, तो मतलब ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इन वीडियो को देखकर देख लो, नहीं तो पास हो जाओगे। तो इतना तो पक्का है, इस वीडियो में इतना टॉपिक रखा गया है। अगर आप इसे तैयार कर लिए तो इतना तो पक्का है कि आप पास हो जाओगे बड़े आराम से। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट का नाम है, विषय मतलब बुक है ना, कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। ये तो हमारी किताब है, किताब का नाम है। तो हमारा पहला प्रश्न है कुड़क मुर्गी। ये पूछा गया था, तो बहुत लोगों को भी नहीं पता कि कुड़क मुर्गी किसे कहते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी के लिए इस क्वेश्चन को रखा गया। बाकी 2013 में, 2019 में और 2016 में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को रखा गया है। तो देखिए, कुड़क मुर्गी किसे कहते हैं। तो कुड़क मुर्गी अंडा न देने वाली, जो मुर्गी अंडा नहीं देती है, तो अंडा न देने वाली मुर्गी को कुड़क मुर्गी कहते हैं, कुड़क मुर्गी कहते हैं। या अंडे सेने का कार्य तथा चूजों का लालन पालन करती है। क्या करती है? ये अंडा नहीं देती है, लेकिन अंडे सेने का कार्य करती है और साथ ही चूजों का लालन पालन करती है। तो यूपी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शरद ऋतु में जो कुड़क मुर्गी होती कितने चूजों का लालन पालन कर सकती है। तो जो शरद ऋतु में मुर्गियां होती है कुड़क मुर्गी, वो 10 से 12 चूजों का लालन पालन कर सकती है। 10 से 12 चूजों का लालन पालन कर सकती है। बात करें ग्रीष्म ऋतु में, तो 10 से 15 से 12 से 15 मुर्गी का लालन पालन कर सकती है। जैसे कि शरद ऋतु में 10 से 12 मुर्गी का लालन पालन करती है, उस तरह ग्रीष्म ऋतु में 12 से 15 मुर्गियों का लालन पालन कर सकती है। इस कार्य के लिए देसी मुर्गी जो है सर्वोत्तम रहती है। इस कार्य के लिए देसी मुर्गी सर्वोत्तम रहती है। अगला प्रश्न है हमारा, चूजों को, मतलब जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उनकी चोंच क्यों काटे जाते हैं, या मतलब आप क्या समझते हैं चोंच काटने से, आप क्या समझते हैं। तो ये होता है ना, जो पक्षी अपना अंडा तोड़ देते हैं, जो मतलब कुछ पक्षी होते हैं अपना अंडा तोड़ देते हैं, वो किसी पक्षी के जो पंख जो है खींच लेते हैं, जिससे वो मतलब नंगा हो जाता है। तो देखिए, अपनी वैज्ञानिक विधि से देखिए कि पक्षी अंडा न तोड़े, पक्षी अपने अंडे न तोड़े, जो है पक्षी अपने अंडे न तोड़े तथा आपस में एक दूसरे को न नोचे। पक्षी अपना अंडा न तोड़े तथा आपस में एक दूसरे को न नोचे तथा उनकी 1 सप्ताह की उम्र में कब काटा जाता है। यूपी कैट में पूछा जाता है कि मुर्गियों का चोंच कितने दिनों में काटा जाता है। तो 1 सप्ताह की उम्र में चोंच काटा जाता है। और बधिये कर्ण जो है 1.5 से 2 वर्ष की आयु में करते हैं। बधिये कर्ण 1.5 से 2 वर्ष की आयु में यूपी कैट काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1 सप्ताह की उम्र में चोंच की नोक काट दी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे डीबेकिंग या चोंच काटना कहते हैं, जिसे डीबेकिंग या चोंच काटना कहते हैं, जिसे डीबेकिंग या चोंच काटना कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुर्गी आहार का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब मुर्गी जो है वो, मुर्गियों में दांत नहीं पाए जाते हैं, तो ये जो हो बरसीम की अपेक्षा, हरे चारे की अपेक्षा जो हो से दानों का समावेश करना चाहिए, क्योंकि इसमें दांत नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ नहीं खा सकते जैसे हम लोग खाते हैं। तो देखिए, चूजों की चोंच काटने से क्या तो हो गया। तो मुर्गी के आहार का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखिए पहले मुर्गी आहार का चयन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं ताकि देखने में काफी अच्छी लगी। तो आहार मुर्गियों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाला हो। आहार मुर्गियों की पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाला हो। आहार के पदार्थों का पोषक मान अच्छा होना चाहिए, ताकि जो है वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण जो है सब उचित मात्रा में होने चाहिए। बात करें अगला पॉइंट है, आहार के अवयवों का उपलब्धता पर आहार का चयन करना चाहिए। आहार की अवयव की उपलब्धता पर आहार का चयन करना चाहिए। अगला देखिए, अगर हम अगला पॉइंट क्या है,
आहार पाचनशील होना चाहिए। क्या? आहार पाचनशील हो, जिससे मुर्गियों के पाचन तंत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। आहार पाचनशील हो ताकि मुर्गियां जो है अच्छे से पचा सकें, उसकी मतलब कोई पाचन संबंधित विकार न पैदा हो। तो अगला प्रश्न है मुर्गियों के आहार तथा प्रबंधन। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, ये दोनों में से एक न आएगा। चाहे मुर्गियों का आहार जो ऊपर बताएं वो आएगा, चाहे आएगा मुर्गियों के आहार तथा प्रबंध के समान सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। दोनों में से एक तो आएगा। तो इसको देखिए, आहार, मुर्गियों के आहार के प्रबंधन तथा समान सिद्धांत क्या है? तो जो है मुर्गियों में दांत नहीं होते हैं। साधारण सी बात है, मुर्गियों में दांत नहीं होते हैं ना, अतः उनके आहार में चारे की बजाय दानों का समावेश अपेक्षित है, यानी कि करना चाहिए या अपेक्षित है। अगला बात है, मुर्गी एक आरोमंथी पशु है या मुर्गी एक आरोमंथी प्राणी है, ऐसा बोल सकते हैं। मुर्गी आरोमंथी प्राणु है जो रोमंथी जंतु है, रोमंथी पर जंतु। इनका नाम कमेंट कीजिए, कम से कम 3 नहीं 4, इनका 4 नाम कमेंट कीजिए जो रोमंथी पशु होते हैं। 4 नाम कमेंट करके बताइए कौन कौन से होते हैं। अतः इनके आहार में रेशे की मात्रा 6 से 7% से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आरोमंथी प्राणी है। इनके जो है रेशे, इनके जो आहार होते हैं उनमें रेशे 5 से 7% से अधिक नहीं होने चाहिए। सूखे चारे के स्थान पर ताजे व हरे चारे खिलाने चाहिए, मतलब सूखे चारे इनको नहीं खिलाना चाहिए, ताजे व हरे चारे, क्योंकि हरे चारे जो है नरम होते हैं तो बड़ी चाव से खाते हैं। मुर्गियों में पसीने की ग्रंथ नहीं पाई जाती है, और इसका जो है तापमान के तौर पर मुर्गियों का 107.1 फ़ारेनहाइट होता है मुर्गियों का तापमान। मुर्गी में नाड़ीगत बताइए, नाड़ीगत जो है कमेंट कीजिए कितनी, तो मुर्गी की नाड़ीगत कितनी होती है। ये मतलब सोचना कि मुझे नहीं आ रहा है तो मैं कमेंट नहीं करूँ, तुम्हें जो भी आता है उतना ही कमेंट कर देना, बाकी अगर जब गलत होगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा, तो कमेंट करना ना भूलना। अगर टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना, और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। तो क्या था, तो इसमें मुर्गियों में पसीने की ग्रंथ नहीं पाई जाती हैं, हाँ नहीं पाई जाती हैं। इनमें श्वसन एवं नाड़ीगत तेज होती है, तथा चयापचय गत, उपापचय गत होती है, यहाँ पर भी अधिक होती है। आहार निर्माण में इसका ध्यान रखना चाहिए ताकि जो है ज्यादा गर्मी वाली ना हो, आहार जो है ज्यादा गर्म ना हो। मुर्गियां वातावरण के उतार चढ़ाव से शीघ्र प्रभावित हो जाती हैं, अतः राशन मौसम के अनुकूल देना चाहिए, या राशन मतलब मौसम के अनुकूल ही राशन का चयन करना चाहिए ताकि उसका मुर्गियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। आहार में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होना चाहिए। आहार में जो है सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होने चाहिए। आहार का पोषक मान भी उत्तम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक है, प्रोटीन है ही नहीं, या फिर प्रोटीन कम मात्रा में है, या फिर विटामिन कम मात्रा में, जो है एक संतुलित मात्रा में होना चाहिए, न कोई मतलब न ज्यादा अधिक हो न ज्यादा कम हो, एक संतुलित मात्रा में हो। मुर्गियां व्यक्तिगत की अपेक्षा सामूहिक रूप से खाना पसंद करती हैं, जो है झुंड में खाना अधिक पसंद करती हैं। अतः दाने का बर्तन ऐसा हो, दाने का बर्तन जो है कैसा गोला रहे, उसी में जो है दाना डालें हम। तो ऐसा होता है ना कि मुर्गियां व्यक्तिगत की अपेक्षा सामूहिक रूप से खाना पसंद करती हैं, अतः दाने का बर्तन इस प्रकार रखें कि मुर्गियां जो है चारों ओर लगकर दाना खा सके, जो चारों तरफ से जो है झुंड में जो दाना खा जाए। ये बर्तन है हमारा, तो चारों ओर से जो है मुर्गियां आराम से एक एक करके दाना खा सके, क्योंकि झुंड में खाना पसंद करती हैं। मुर्गियों के लिए ताजे व साफ पानी की नियमित प्रबंध होना आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत अधिक जो है प्रभावित हो जाती हैं उतार चढ़ाव के मौसम से,
और जो पानी जो है स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छ और नियमित रूप से रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें पसीने की ग्रंथियां जो नहीं पाए तो इनको प्यास अधिक लगती है। तो आहार तथा पानी के बर्तन प्रतिदिन ठीक तरह से साफ करने चाहिए और इन्हें बिछौना से दूर रखा जाए, क्योंकि अगर मुर्गी जो है पानी गिरा देती है ना तो पूरा बिछौना जो है बेकार हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं जो मुर्गियों के लिए संक्रामित रोग जो है उत्पन्न करते हैं। अंडा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंडा उत्पादन की दृष्टि से, अंडा उत्पादन की दृष्टि से ये काफी बार पूछा गया है। 2014 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया और जो है 25 में पूछा गया था, 24 में पूछा गया था। अंडा उत्पादन की दृष्टि से आप मुर्गियों की कौन सी विशिष्ट नस्ल पालने की राय देंगे? तो कौन देंगे? तो अंडा उत्पादन की दृष्टि से मुर्गियों की विशिष्ट नस्ल पालेंगे कौन सा? उत्तर प्रदेश में अंडा उत्पादन के लिए, या फिर हमारे प्रदेश में। अगर आप बिहार से हैं तो भी लिख सकते, चाहे बिहार चाहे मध्य प्रदेश में कहीं से भी हो तो आप लिख सकते हैं हमारे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश काट कर लिख सकते हैं हमारे प्रदेश में। अंडा उत्पादन के उद्देश्य को लेकर मुर्गियों की निम्नलिखित नस्लें उत्तम मानी जाती हैं। जैसे मिनोरका हो गया, एनकोना हो गया, व्हाइट लेग हॉर्न हो गया, व्हाइट लेग हॉर्न हो गया, ये सब उत्तम मानी जाती हैं। तो हम लिखेंगे मोटी कलम से। तो मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है, मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें लाभ भी शीघ्रता से होता है, लेकिन जो है लाभ भी शीघ्रता यानी कि जल्दी से कमाया जा सकता है, परंतु साथ ही साथ हानि भी उतनी ही शीघ्रता से होती है। जितनी शीघ्रता से हम लाभ कमाते हैं उतनी शीघ्रता से हानि भी हो जाती है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि मुर्गी पालन के लिए मुर्गी की नस्ल का चुनाव बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाए। लाभदायक मुर्गी पालन के लिए उत्तम प्रकार के चूजे पैदा करना या पालना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम मांस के लिए, और सबसे आवश्यक बात ये है कि हम मुर्गी पालन किस लिए पाल रहे हैं, मुर्गी पालन किस लिए कर रहे हैं, अंडा उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए, या फिर दोनों के लिए। तो उसी हिसाब से जो है हम मुर्गी के बच्चे का चयन करते हैं। तो आगे देखिए, जिसके लिए उत्तम नस्ल के नर व मादा, जिसके लिए उत्तम नस्ल के नर व मादा का चुनाव करना चाहिए। नर तथा मादा मुर्गियों का चुनाव करते समय यहाँ मुर्गी पालन के उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक होगा, अर्थात मुर्गी पालन अंडे के लिए किया जा रहा है या मांस उत्पादन के लिए, या दोनों की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। इसी अनुसार नर तथा मादा मुर्गियों का चुनाव किया जाता है, क्योंकि अंडा देने वाली मुर्गी जो सर्वाधिक अंडा देती है अलग है, द्विकाजी मुर्गी अलग है, और फिर जो मांस उत्पादन के लिए अलग अलग होती हैं। तो इनका विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि किस लिए मुर्गी पालन किया जा रहा है। तो आगे देखिए, तो एक सफल मुर्गी पालक को मुर्गी की विभिन्न जातियों का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। क्या रखना आवश्यक है? जैसे कि भौतिक लक्षण है, मुर्गी की नस्ल उत्तम हो, जो कलंगी होती है, कलंगी का रंग ठीक हो तथा मुर्गी पूर्ण रूप से दोष रही हो, किसी भी प्रकार का दोष उसमें ना हो। और साथ ही अंडे उत्पादन के लक्षण जो है, अगर अंडे उत्पादन के लिए कर रहे हैं तो कम से कम आयु में अंडे देने का गुण हो, तथा अधिक दिनों तक अधिक अंडे देने वाली है। और मुर्गी की आयु, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मुर्गी की आयु लंबी हो, जिससे उससे अधिक समय तक अंडे प्राप्त हो सके। मुर्गी की आयु जो है वो लंबी हो, जिससे अधिक समय तक अंडे प्राप्त हो सके। तो अंडे सेने यानी कि हैचिंग की क्षमता वाली मुर्गी की तो जो मुर्गी की अच्छी नस्ल के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मुर्गी की नस्ल के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मुर्गी अंडे में मुर्गी में अंडों पर बैठने की आदत होनी चाहिए, तभी वो अंडे को ठीक प्रकार से सेगी या फिर हैचिंग में सफल होगी, या फिर हैचिंग में सफल रहेगी। अगला देखें हम मांस उत्पादन के लक्षण। अगर देखें तो मांस उत्पादन के लक्षण,
तो मांस उत्पादन के निम्न लक्षण हैं। जैसे मांस उत्पादन के लक्षण देखें तो जो मुर्गियां मांस के लिए पाली जाती हैं उनके अंदर तेजी से वृद्ध, आकार में बड़ी तथा सीने एवं जांघों का मांसल होना आवश्यक है। क्योंकि देखते हैं जो मुर्गी फार्म होते हैं 40 से 45 दिन पर, 40 से 45 दिन में जो मुर्गियां जो है 2-2 किलो के, 2 से 2.5 केजी हो जाती हैं, 2 से 2.5 केजी की, क्योंकि उनको समय से पहले ही जो है मतलब इंजेक्शन के द्वारा जो है बड़ा कर दिया जाता है। खाने में भी रसायन दिया जाता है और पीने में भी। अंडों के लक्षण, अंडों के लक्षण अगर देखिए, अंडों के लक्षण तो मुर्गियों से प्राप्त अंडे आकार में, जो मुर्गियों से प्राप्त अंडे के आकार में उत्तम तथा रंग साफ होने चाहिए। जो अगर अंडों के लक्षण देखें हम तो मुर्गियों से प्राप्त अंडे का आकार उत्तम तथा रंग साफ होने चाहिए, अर्थात अंडे धब्बे रहित होने चाहिए, किसी भी प्रकार का धब्बा ना हो। मुर्गी में कुड़कपन, जो कुड़कपन क्या है तो जो अंडा सेती है, तो मुर्गी में कुड़कपन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुड़कपन, मुर्गी की बीमार प्रतिरोधी शक्ति, जैसे मुर्गियों में ये हमारी हेडिंग है, मुर्गियों में बीमारी प्रतिरोधी शक्ति जो हेडिंग है हमारी, तो बीमारियों के प्रति मुर्गी में प्रतिरोधक शक्ति होनी चाहिए, बीमारियों के प्रति मुर्गियों में प्रतिरोधी शक्ति होनी चाहिए, जिससे मृत्यु दर कम से कम हो और हानि, जब मृत्यु दर कम होगी तो हानि भी कम होगी। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और चूजों का लालन पालन, चूजों के लालन पालन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो चूजों का लालन पालन, तो देखिए मुर्गी के अंडों से मुर्गी जो है, ये बताइए जो अंडे से चूजा निकलने के स्थान जो होता है, जो अंडा से चूजा निकलता है उस स्थान क्या कहते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, कमेंट में बताना। उस स्थान को क्या कहते हैं, कमेंट में बताना। उस स्थान को क्या कहते हैं जो जिस स्थान पर अंडे से चूजे निकलते हैं। और साथ ही यह बताना कि मुर्गी के घर में जो बिछौना, मतलब बिछौनों को क्या कहते हैं, बिछावन को क्या कहते हैं। तो मुर्गी का घर होता है बिछावन होता है, बिछावन को क्या कहते हैं, इसको कमेंट बताना दोनों। एक बताना कि अंडे से चूजे निकलने वाले स्थान को क्या कहते हैं और मुर्गी के बिछावन को क्या कहते हैं, इनका जवाब कमेंट बताना दोनों। तो देखिए तो प्रश्न, मुर्गी की चूजों का लालन पालन यानी कि ब्रोडिंग ऑफ चिक्स, तो आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मुर्गी के अंडे से बाहर निकलते ही नवजात पक्षी चूजे कहलाते हैं। तो मुर्गी के अंडे से बाहर निकलते ही नवजात चूजे जो है नवजात पक्षी चूजे कहलाते हैं। क्या कहते हैं, चूजे कहलाते हैं। मुर्गी के अंडे से बाहर निकलते ही नवजात पक्षी जो है चूजे कहलाते हैं। अंडे सेने की चाहे कोई भी विधि हो, चाहे प्राकृतिक हो अथवा कृत्रिम विधि हो, प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, एक मिनट, चाहे प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, तो मतलब प्रयोग करके अंडे से चूजे प्राप्त किए गए हो, या एक दिन की आयु या फिर एक दिन की, अब ठीक है, या फिर एक दिन की आयु के चूजे कहीं से खरीद कर प्राप्त किए गए हो, उन सभी को एक विशेष लालन पालन की आवश्यकता होती है। सीरियसली बात है, चाहे जो है मुर्गी को मतलब से कुड़क मुर्गी से जो है मतलब सेने से जो है प्राप्त होता है, चाहे वैसे प्राप्त कर लें, और चाहे जो है मुर्गी के बच्चे को खरीद कर लेकर आए, तो उनके लिए जो है एक लालन पालन की आवश्यकता होती है। अतः यह व्यवस्था जिसमें 4 से 6 सप्ताह की उम्र के बच्चों का लालन पालन या देख रेख की जाती है, ब्रूडिंग कहलाती है। क्या है, ब्रूडिंग कहलाती है। एक बार फिर से देखिए, मुर्गी के अंडे से बाहर निकलते ही अंडे सेने की चाहे कोई भी विधि हो, चाहे प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो,
मतलब अंडे सेने की चाहे कोई भी विधि प्रयोग करके अंडों से चूजे प्राप्त किए गए हों, या एक दिन की आयु के चूजे कहीं से खरीद कर प्राप्त किए गए हों, उन सभी को एक विशेष प्रकार की मतलब एक विशेष लालन पालन की आवश्यकता होती है, विशेष प्रकार के लालन पालन की आवश्यकता होती है, हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो अतः यह व्यवस्था जिसमें 4 से 6 माह अतः यह व्यवस्था जिसमें 4 से 6 माह 4 से 6 सप्ताह या वीक 4 से 6 वीक तक की उम्र के बच्चों का लालन पालन या फिर देखरेख की जाती है, लालन पालन या देखरेख की जाती है, तो ब्रोडिंग कहलाती है। क्या वह ब्रोडिंग कहलाती है। तो चूजों का जो लालन पालन होता है अगर प्राकृतिक विधि से देखिए, हम पहले देखिए प्राकृतिक चूजों की लालन पालन की 2 विधियां हैं, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। तो हम सबसे पहले देखते हैं कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि से पहले देखते हैं प्राकृतिक विधि, नेचुरल, कृत्रिम विधि। प्राकृतिक है एक कृत्रिम है, 2 विधियां हैं। तो सबसे पहले जो है प्राकृतिक विधि देखते हैं, नेचुरल ब्रूडिंग। तो इस विधि में चूजों का लालन पालन कुड़क मुर्गी करती है। कौन सी करती है? कुड़क मुर्गी की। जो अभी हम बात करें जो ग्रीष्म ऋतु में जो है ग्रीष्म ऋतु में 12 से 15 मुर्गी जो है अंडे सेती है, और जो शरद ऋतु में 10 से 12 अंडे सेती है। फिर देखें तो इस विधि में चूजों का लालन पालन कुड़क मुर्गी द्वारा किया जाता है। हाँ, यदि अंडे सेने या अंडज उत्पत्ति प्राकृतिक विधि से ही किया गया हो तो ऐसी स्थिति में किसी विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मुर्गी जिससे अंडे सेने एवं अंडज उत्पत्ति का कार्य मतलब अंडे उत्पत्ति का कार्य किया है, उनसे निकले हुए चूजों का लालन पालन भी वही स्वयं मतलब वही करती है, और मुर्गी पालक को कोई कठिनाई नहीं आती है। तो जो है जो अंडा उत्पत्ति करती है या फिर वही मुर्गी जो सेती है उसका लालन पालन स्वयं करती है। पर दिक्कत आती है कृत्रिम पालन की। इसमें जो है काफी सावधानी बरतनी चाहिए। जब मतलब मुर्गी अंडे इस समय चेंज करनी चाहिए, जब इंक्यूबेटर में इस समय चेंज करते हैं, जब जो है मुर्गी अंधेरे में चेंज करते हैं, ताकि मुर्गी जो अंडों को ना देख सके, नहीं तो वो जो है फोड़ देती है। तो देखिए कृत्रिम विधि, आर्टिफिशियल ब्रूडिंग। तो अंडे को इंक्यूबेटर या अंडे सेने की मशीन के द्वारा सेकर चूजे प्राप्त किए जाते हैं। उसमें जो कुड़क मुर्गी जो है स्वयं ही अंडे देती है, या फिर मतलब स्वयं ही जो है सेती है और वही उसका लालन पालन करती है, जो कुड़क मुर्गी नहीं देती हैं। तो जो अंडा होता है उस कुड़क मुर्गी स्वयं ही अंडे सेती है और वही लालन पालन करती हैं। लेकिन यहाँ पर अंडों को जो इंक्यूबेटर या अंडे सेने की मशीन के द्वारा सेकर चूजे प्राप्त किए जाते हैं, अंडे सेने की मशीन द्वारा अंडे प्राप्त किए जाते हैं, अथवा एक दिन की आयु के चूजे कहीं से प्राप्त करके, या अथवा जो है एक दिन की आयु के चूजे कहीं से प्राप्त करते हैं, तो उनके कृत्रिम लालन पालन की आवश्यकता पड़ती है। जो अंडे मतलब चूजे खरीद कर लाते हैं, या फिर जो भी गांव में होता है ना कि मुर्गी मतलब पालने का शौक होता है, 1-2 मुर्गी खरीद लेते हैं 100, 50, 150 में, तो उनको जो है स्वयं पालते हैं ना, तो उनके लालन पालन की वो इंसान करते हैं। तो मतलब लालन पालन की आवश्यकता होती है उसकी ना, तो इसके लिए आवश्यकता अनुसार पहले कुड़क मुर्गी का प्रबंध करना होता है। तो इसके लिए पहले कुड़क मुर्गी का प्रबंध करते हैं। उसके बाद मुर्गी को कुड़क बनाए रखने के लिए उसे पहले कुछ दिन तक अनिषेचित अंडों पर बैठाया जाता है तथा मुर्गी के आहार आदि की समुचित व्यवस्था रखी जाती है। मुर्गी के आहार की समुचित व्यवस्था रखी जाती है। फिर एक दिन अंडों के स्थान पर चूजों को इस तरह रखते हैं या फिर रखे जाते हैं कि मुर्गी को पता न चले। अतः यह कार्य अंधेरे में किया जाता है, और यह कार्य अंधेरे में किया जाना
चाहिए। साधारण तौर पर मुर्गी इन चूजों को आसानी से ग्रहण कर लेती हैं और उनके लालन पालन में लग जाती हैं और एक लग जाती है। अगर ही मुर्गी जो है देख लेती है तो उनको जो है मारती है या फिर लालन पालन नहीं करती, छोड़ देती है। तो एक मुर्गी सर्दियों में शरद ऋतु में 10 से 12 चूजों का लालन पालन करती हैं। गर्मियों में जो है 12 से 15 चूजों का लालन पालन करती हैं। बात करें कृत्रिम लालन पालन की इस नवीन कृत्रिम विधि, मतलब कृत्रिम लालन पालन की इस नवीन कृत्रिम विधि के निम्नलिखित लाभ हैं। क्या लाभ है? पूछा जा रहा है कृत्रिम लालन पालन के लाभ लिखिए। तो इसके नवीन लाभ हैं, निम्नलिखित लाभ होते हैं जो हम देखते हैं आगे। और साथ ही आप लोग वीडियो को देखिए। आप लोग अगर इससे तैयार कर लिए तो इतना तो पक्का, अगर आप अच्छे से तैयार कर लिए, तो अगर आप अच्छे से इसको तैयार कर लिए तो जो है 50 में 45 बड़े आराम से ले आएंगे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, एग्जामर अच्छा मिल गया, नहीं तो 40 नंबर कहीं नहीं गया, नहीं तो 40 नंबर जो है कहीं नहीं गया है। बड़े आराम से 40 नंबर कहीं नहीं गया है हमारा। तो इसको एक बार अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी वीडियो को थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और फिर थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिए। तो इस कृत्रिम लालन पालन की इस नवीन विधि की हम लाभ देखते हैं। इस कृत्रिम लालन पालन के क्या लाभ होते हैं? तो इस विधि से लालन पालन कभी भी किया जा सकता है, और मुर्गी के कुड़क होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। क्योंकि कब मुर्गी कुड़कपन में आए, या जैसे गाय भैंस होती है ऋतु में आती है, ऋतुमयी होती है, ऋतुकाल में आती है, तो इसमें जो है इंतजार नहीं करना पड़ता है कि कब हो। जैसे ही कुड़कपन हुआ, मतलब कुड़कपन होगा तभी ये जो है अंडे से चूजे बनेंगे। इसमें इसका इंतजार नहीं किया जाता है। तो एक ही समय में कितने ही चूजों का लालन पालन एक ही समय में कितने ही चूजों का लालन पालन किया जा सकता है, मतलब ढेर सारे चूजों का लालन पालन किया जा सकता है। स्वच्छता एवं आरोग्यता की दूरी रहती है, आहार आवश्यकता अनुसार एवं संतुलित बनाकर दिया जा सकता है। और एक ही साथ काफी चूजों का लालन पालन करने पर विधि सस्ती पड़ती है। क्योंकि जो 10 से 12 ही बच्चों का करती है शरद ऋतु में, तो हम 15 से 20 बच्चों का जो लालन पालन करा सकते हैं बड़े आराम से, 20 बच्चों का। क्योंकि मुर्गी जितनी बड़ी रहेगी उतना ही अंडे तो लेकर बैठेगी वो। फिर हम देखते हैं एक गाय की उम्र याद करने की कौन कौन सी विधियां हैं। प्रत्येक विधि के लाभ और सीमा के साथ विस्तार से वर्णन कीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पशुओं की आयु याद करने की विधियों का लाभ हानि के साथ वर्णन कीजिए। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो पशुओं की आयु याद करने की विधियां, पहले पशुओं की आयु याद करना। तो भारतवर्ष में पशुओं की उम्र आंकने की कई रीतियां, कई रीतियां हैं, बहुत सारी रीतियां जो प्राचीन समय से चलती आ रही है। भारतीय किसान पशुओं को खरीदते समय पशुओं की उम्र से, मतलब जो पशुओं की उम्र होती है वो विभिन्न विधियों से आंकते हैं, जिसमें पशुओं की बाह्य शरीर की बनावट देखकर और फिर पशुओं के खुर देखकर, पशुओं के सींग के छल्लों को गिनकर, पशुओं के दांत को गिनकर, जिसमें पशुओं के बाह्य शरीर देखकर। तो बहुत से होते किसान ना जो पशुओं के बाह्य शरीर को देख के खरीदते हैं, और जो चालाक होते हैं जो बेचते हैं अपने पशु को, वो अच्छा जो अगर खान पान कर रहे हैं उसको, तो ये भी नहीं पता चले कि पशु की उम्र ज्यादा है कम है। और जो पशु के खुर होते हैं, जो पशु के खुर जो मतलब समानता जब जन्म लेते हैं तो उनका जो है चिकना रहता है, खुर एकदम चमकता रहता है, चिकना रहता है। तो जो पशु खड़े रहते हैं, जो पशु समानता जो एक ही स्थान खड़े रहते हैं, उनके खुर बड़े हो जाते हैं और छोटे हो जाते, मतलब बड़े रहते हैं। और जो पशु चारागाह में चरने के लिए जाते हैं, उनके जो है खुर होते हैं छोटे हो जाते हैं, जो उतना चिकने नहीं रहते हैं। तो इससे जो है ये उम्र ज्ञात करने की अच्छी विधि नहीं है। और गाय के जो सींग के छल्ले होते हैं, जो गाय भैंसों के जो सींग के छल्ले द्वारा होता है, तो जब भी गाय एक बार में ब्याती है तो उनका सींग पहले लंबाई में बढ़ता रहता है। जैसे गाय जो है एक बार ब्याह जाएंगी
तो उनका जो है सींग जो है पहले मोटाई में बढ़ेगा, उसके बाद फिर चौड़ाई में बढ़ेगा। तो इस मतलब इस ऐसे बढ़ता रहता है, जितनी बार ब्याती है उतना छल्ले बनता है। तो अगर गाय जो है 1 साल में ब्याह रही तो 1 वर्ष में बढ़ेगा, 1.5 वर्ष में ब्याह रही तो 1.5 वर्ष में। इसलिए ये भी जो है उत्तम विधि नहीं है सींग के छल्ले द्वारा। तो उत्तम विधि कौन सी है? तो पशुओं के दांत गिनकर, ये जो है उत्तम विधि है। तो पशु की उम्र आंकने की उपयुक्त सभी विधियों में से दांत देखकर पशु की उम्र आंकने की सबसे अधिक विश्वसनीय एवं प्रचलित विधि है। इसी से जो है उम्र आंका जाता है। पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधियां तो कौन सी? गाय बैल पशु की उम्र निम्नलिखित विधियों से आंकी जाती है। पहले अभिलेखों द्वारा। तो जो अभिलेखों द्वारा अगर बात करें हम, अभिलेखों द्वारा, तो जो अभिलेख द्वारा होता है मतलब बड़े बड़े फार्म पे रखा जाता है। 1-2 पशु जिसके जो किसान होते हैं वो अभिलेख नहीं रखते हैं, तो ये विधि जो है बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर अपनाई जाती है। जब पशु जो जन्म लेते हैं, जब बच्चे, तो उनका जो है जन्म तिथि, बर्थडे डेट मतलब नोट कर लिया जाता है। यह विधि पशुओं की उम्र ज्ञात करने की उत्तम विधि है। यह विधि पशुओं की उम्र ज्ञात करने की उत्तम विधि है। इस विधि में पशु की आयु का बिल्कुल ठीक पता चल जाता है। क्योंकि जब कोई गाय बच्चा देती है तो उसके रिकॉर्ड में उस गाय के ब्याने की तिथि तथा बच्चे की जन्म तिथि अंकित कर दी जाती है, जिससे कि आयु का ज्ञान हो जाता है, जिससे पशु की आयु का उचित ज्ञान हो जाता है। लेकिन यह विधि अभिलेख, यानी कौन सी विधि? अभिलेख रखने की विधि केवल बड़े बड़े डेयरी फार्म तक ही सीमित है। देहातों में इस विधि को नहीं अपनाया जाता। आज के वैज्ञानिक युग में सफल डेयरी उद्योग के लिए फार्मों पर अभिलेख रखने की प्रथा अपनानी चाहिए। लेकिन जिसके पास 1-2 पशु है वो थोड़ी ना अभिलेख रखेगा। तो समान आकृति देखकर, इस विधि के अंतर्गत पशु की समान शरीर संरचना, ढील ढाल एवं आकार का निरीक्षण करके आयु का अनुमान लगाया जाता है। ज्यों त्यों उम्र बढ़ती है, पशुओं की त्वचा, खुरदरी, आंखों की चमक कम तथा थन लटकते जो थन होते हैं वो लटकते चले जाते हैं। नई उम्र की पशु की पीठ सीधी होती है। कम उम्र के साथ साथ पीठ झुक जाती है। इस विधि से पशु की उम्र का सही अनुमान लगाना कठिन होता है, क्योंकि अच्छी खिलाई पिलाई करने पर कभी कभी यह अनुमान गलत सिद्ध हो जाता है। अनुमान, जो कि हमने आगे बताया। तो पशुओं के खुरों को देखकर आयु ज्ञात करना। तो इस विधि में पशुओं के खुर देखकर कम आयु के पशुओं के खुर चिकने चमकीले और छोटे होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये खुरदरे और बड़े होते चले जाते हैं। एक ही स्थान पर बंधे पशुओं के खुर बढ़कर लंबे हो जाते हैं। एक ही स्थान पर बड़े रहते हैं तो चलेंगे नहीं, तो घिसाव नहीं होगा। तो एक ही स्थान पर पशुओं के खुर जो है बढ़कर लंबे हो जाते हैं। लेकिन जो पशु रोजाना चारागाह में जाते हैं या कृषि कार्य करते हैं, उनके खुर जो है ना बड़ी आयु में भी छोटे और चिकने व चमकीले दिखाई देते हैं। छोटे व खुर जो है बड़ी आयु में भी छोटे, चिकने व चमकीले दिखाई देते हैं। ऐसी दशा में पशु की आयु का अनुमान लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। बड़ा कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि पशु के खुर में घिसाव आदि न हो तो इस विधि द्वारा पशु की आयु का सही ज्ञान नहीं हो पाता। अतः इस विधि से पशुओं की सही उम्र का अनुमान लगाना कठिन होता है, क्योंकि जो खड़े रहते हैं तो थोड़ा तो हम लिख देंगे, 2-2 लाइन में लिख देंगे तो जो है नंबर मिल जाएगा तब भी। सींग के छल्ले द्वारा आयु का ज्ञात करना। तो यदि पशु की आयु सींग के छल्ले गिनकर, तो पशुओं की आयु का अनुमान हम
पशुओं की आयु का अनुमान हम जो है, एक मिनट रुकिए, हम पशुओं के सींगों के ऊपर की धार या छल्लों को गिनकर करते, मतलब छल्लों को भी गिनकर करते हैं। छल्लों द्वारा आयु का अनुमान सही सूचक नहीं है। क्यों नहीं सही सूचक? बल्कि यह पशु की प्रजनन क्षमता और विशिष्टता को प्रदर्शित मतलब दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। जो दर्शाता है, प्रदर्शित करता है विशिष्टता को, प्रजनन की विशिष्टता। तो गाय या भैंस के ब्याने के कुछ समय पहले, गाय या भैंस के ब्याने के कुछ समय पहले तथा कुछ समय बाद सींग जो है मोटाई में बढ़ता है, जबकि अन्य समय में लंबाई में बढ़ता है। अतः सींग पर एक छल्ला प्रकार की मतलब जो रचना प्रकट होती है। गाय में लगभग 3 वर्ष तथा भैंस में लगभग 4 वर्ष तथा मतलब 4 वर्ष प्रथम ब्यात के समय पहला छल्ला दृष्टिगोचर, दो प्रथम जात के समय पहला छल्ला दृष्टिगोचर होता है। तत्पश्चात यदि पशु प्रतिवर्ष ब्याता रहा, तत्पश्चात अगर पशु प्रतिवर्ष ब्याता रहे तो प्रतिवर्ष एक छल्ला बनता रहेगा। तभी पशु की मतलब छल्ला जो है, अगर पशु लगातार जो है हर मतलब ब्याता रहा, तभी जो है छल्ला बनता रहेगा। तभी छल्ले की संख्या द्वारा उसकी आयु जो है ज्ञात की जा सकती है। तभी छल्ले की संख्या द्वारा उसकी आयु ज्ञात की जाती है। कभी कभी लोग पशुओं को बेचने से पहले उसके सींगों पर जो छल्ले बने होते हैं, रेती से रगड़कर उनकी संख्या को कम कर देते हैं। जो रगड़ देते हैं जो है छल्ले गायब हो जाते हैं, जिससे पशु की आयु कम आंकी जाए, मूल्य अधिक प्राप्त हो। और ऐसी दशा में छल्ले को गिनकर पशुओं की जो आयु का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो अगर हम दांत द्वारा देखकर बात करें, दांत विधि द्वारा जो हम देखकर बात करते हैं, तो दांत द्वारा देखकर तो पशुओं की आयु का अनुमान करने की सभी विधियों में दांत देखकर आयु का अनुमान अपेक्षाकृत सबसे विश्वसनीय और ठीक रहता है। उस मेले में, बाजारों में एवं देहातों में लोग पशु के दांत देखकर ही उनका जो है अनुमान करते हैं, उनकी आयु का अनुमान करते हैं। दांतों द्वारा पशु की आयु ज्ञात करने के लिए दांतों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करते हैं। तो जो निरीक्षण है ये हम देखेंगे कल वाले वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है 37 मिनट का हो गया है। तो हम देखते हैं कल इसको, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और ताकि हम जो पढ़ें वो तैयार हो जाएं। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल जो है उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।